साथियों, स्वागत है आपका निशांत स्पार्क क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। तो आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिल चुके होंगे। तो टोटली मैंने केमिस्ट्री के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको सारे बता दिए हैं, सारी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और जाकर के वीडियो को देखिए। बाकी फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज इस वीडियो को मिस ना करें और पूरा देखें। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि फास्फोरस द्वारा अधिमादित अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल की संख्या Ne और NH है तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है कि Ne जो होगा वो NH से छोटा होगा, और ऑप्शन बी में आपको दिया गया है कि Ne जो होगा वो NH से बड़ा होगा, और ऑप्शन सी जो होगा वो यानी NH और Ne आपस में इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे। ऑप्शन डी में दोनों का ऐड है। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर आपको सही होने वाला है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन वी होने वाला है, यानी ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर क्वेश्चन। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों के हल भी नीचे वीडियो में मिल जाएंगे। मतलब एंड में आपको सभी के हल मिलने वाले हैं, सभी को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको समझ में आ सके। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि कोई रेडियोएक्टिव रेडियोधर्मी पदार्थ 16 दिन में 25% रह जाता है तो उसकी अर्धायु कितनी है। तो इसका उत्तर भी आपको मतलब कि नीचे दिया गया है, यानी एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ पर ओनली ऑप्शन को ही देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होने वाला, नहीं 8 दिन। जो उसकी अर्धायु होगी वो कितनी होगी, 8 दिन होगी। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए बिंदु पथ में धारा का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपके सामने एक मतलब डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में आपको क्या बताना है, मतलब धारा का मान निकालना, नहीं आई का मान आपको बताना है। आई का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो आई का मान होगा वो 1 एम्पियर होने वाला है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संवेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी गुना होगी। तो ऑप्शन ए दिया है आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी दिया है 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी दिया है 4 गुना, और ऑप्शन डी मतलब कह सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं। तो जो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होने वाला है। सही आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कार्य को करने में समय अवधि बढ़ जाती है तो क्या परिवर्तन होता है। यदि सपोज दैट कोई काम है और अगर उस कार्य को करने में समय बढ़ जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। ऊर्जा की कमी होती है, ऑप्शन बी ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऑप्शन सी शक्ति में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी शक्ति में क्या होती, कमी होती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जितना समय बढ़ेगा उतना ही काम हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, और वहाँ पर क्या होगी, शक्ति में हानि होगी। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है। ये भी पॉलिटेक्निक एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन दिया गया है, यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन ए यानी घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन डी, यानी अपरिवर्तित रहेगा, यानी कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इस बार 100% पूछा जाएगा, तो आप इसे मिस बिल्कुल ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी का मात्रक क्या है। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होने वाला है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो वस्तुएं ए और बी एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में समान वेग से जा रही हैं, तब v की अपेक्षा ए का आपेक्षिक वेग होगा उनके वेग का 2 गुना। अगला ऑप्शन दिया है उनके वेग का आधा। ऑप्शन सी दिया है उनके वेग के बराबर। ऑप्शन डी दिया है 0। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी उनका वेग क्या होगा, 0 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रा कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है। ऑप्शन ए 100 मेगावाट, ऑप्शन बी 931 मेगावाट, ऑप्शन सी 900 मेगावाट, ऑप्शन डी 131 मेगावाट। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी 931 मेगावाट आपका सही आंसर होने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिज्या r की एक वृत्तीय पास की परिधि के साथ एक वस्तु गतिशील है। जब यह परिधि का 3/4 भाग चल लेती है तब वस्तु का विस्थापन क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है आपका 2r, ऑप्शन बी 4r, ऑप्शन सी 1/2r, ऑप्शन डी √2r। तो आपका सही आंसर होने वाला है उसमें ऑप्शन डी 2r। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका तो 11वां क्वेश्चन, एक साधारण आग के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन ए 0.5 सेमी, ऑप्शन बी 2.5 सेमी, ऑप्शन सी 25 सेमी, ऑप्शन डी 30 सेमी। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी 25 सेंटीमीटर एक स्पष्ट मतलब साधारण आग के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेमी होती है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक का हम स्पष्ट देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से थोड़ा पास लेके आएंगे तो वह साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर है, तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो हमें क्या दिया है, एफ का मान दिया है, फोकस दूरी, हमें शक्ति का मान निकालना। तो यहाँ से आप जब सूत्र लगाने के बाद में मान निकालेंगे तो आपको जो सही आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी -4 डायोप्टर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति है। तो ये भी न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करने के बाद में इसका जो आंसर आने वाला है वो आपका 30 हर्ट्ज आएगा, यानी आपका ऑप्शन डी सही आंसर होने वाला है, यानी 30 हर्ट्ज। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा सूत्र लगा के आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार के मूल ध्वनि परावर्तित होकर कितने समय पश्चात हमारे कान तक पहुँचे। ऑप्शन ए दिया है 0.1 सेकेंड में पहुँचे, ऑप्शन बी 1 सेकेंड में पहुँचे, ऑप्शन सी 10 सेकेंड, ऑप्शन डी 100 सेकेंड। तो आपका सही आंसर होने वाला है 0.1 सेकेंड में हमारे कान तक पहुँचनी चाहिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि का वेग इस तापमान पर अपने 27 डिग्री सेल्सियस पर वेग के मान का 2 गुना हो जाएगा। अर्थात ध्वनि का वेग इस तापमान पर यानी 27 डिग्री सी तापमान पर वेग के मान से 2 गुना हो जाएगा। तो आप किस तापमान पर वो बताना है आपको। तो ऑप्शन ही दिया है 827 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 727 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 927 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 527 डिग्री सेल्सियस। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, यानी 927 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य से सबसे नज़दीक स्थिति वाला ग्रह कौन सा है, मतलब सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है। तो ये तो सभी को पता ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर आपको नहीं पता तो इससे हल्का क्वेश्चन शायद ही कोई और हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बुध होने वाला है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, बुध। यानी सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, तो बुध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक साधारण आग के लिए स्पष्ट, ये तो क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी, तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका 25 सेमी। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, सॉरी उसके लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया त्रिज्या आर के एक वृत्तीय पथ की परिधि के साथ एक वस्तु गतिशील है। जब यह परिधि का 3/4 भाग चलती है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा।
तो ये भी दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही आंसर होने वाला है आपका √2r। ठीक है, √2r आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पीछे आ चुका था ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक लड़के के पास नीचे दिए गए 4 विकल्प एक वस्तु को 3 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी की गति कराने के लिए दिए गए हैं, किस विकल्प में अधिकतम कार्य किया जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया है एक अनंत तल पर धक्का देकर, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाकर, ऑप्शन सी एक समतल क्षैतिज पृष्ठ पर धक्का देकर, ऑप्शन डी चिकने रोलर पर धक्का देकर। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी समतल क्षैतिज पर धक्का देकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 माध्यम निर्वात वायु, जल एवं स्टील में किस में ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज गति करेगी? तो ऑप्शन ए दिया है निर्वात, ऑप्शन बी दिया है वायु, ऑप्शन सी दिया है जल और ऑप्शन डी दिया है स्टील। तो आपको सही आंसर होने वाला है वो आपका स्टील ही होगा। स्टील आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा स्टील। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुदैर्ध्य तरंगें किसके द्वारा गति नहीं करती हैं? ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी गैस। तो सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन ए निर्वात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ऑप्शन ए दिया है कि पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी एक्स किरणें, ऑप्शन डी प्रकाश तरंगे। तो इसमें जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे सबसे उनकी जो मतलब कि तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे लो सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m1/m2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो उसका सही आंसर होगा m1/m2। इट इज राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है एक प्रिज्म का कोण यानी ए का मान दिया है 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण डेल एम का मान दिया है 38। डेल एम को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। डेल एम अच्छा लिखते कैसे हैं? तो डेल एम को हम इस प्रकार से लिखते हैं डेल एम। ठीक है, ये डेल एम है। तो डेल एम के मान दिया है 38। हमें क्या निकालना है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी एन का मान हमें फाइंड करना है, निकालना है, एन का मान निकालना है। सूत्र लगेगा इसमें और सॉल्व करने के बाद में जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा आपको ऑप्शन सी यानी 1.48। नीचे आपको सॉल्विंग दिखा देंगे, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन विस्तार होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया है चुंबकीय क्षेत्र, बल, धारा, प्रतिरोध। तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध जो है वो फ्लेमिंग के मतलब कि बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है, उसमें प्रतिरोध का कोई काम होता ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है एक आमीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है? एक वोल्टमीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है? बताइए। तो श्रेणी क्रम में या श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, समांतर क्रम और मतलब जिसका सही आंसर होने वाला है तो मैं बता दूं आपको कि एक आमीटर को हमेशा जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक, और वोल्टमीटर को हमें जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 20 सेमी से विस्थापित करता है और इस प्रक्रिया में 1 जूल कार्य किया जाता है। बल एवं विस्थापन के बीच कौन है? ऑप्शन ए 30 अंश, ऑप्शन बी 45 अंश, ऑप्शन सी 60 अंश, ऑप्शन डी 90 अंश। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 60 अंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी पानी। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका स्टील। ये क्वेश्चन पहले भी बता दिया था आपको। ठीक है, तो स्टील में मतलब कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन दिया है कि 60 वाट एवं 40 वाट बल्बों को समांतर क्रम में जोड़े जाने पर प्रभावी वोल्टेज है। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 10 वाट,
14 वाट, 24 वाट या 34 वाट। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, 24 वाट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो चलिए, हमने आपको कहा था कि आंसर विद फुल एक्सप्लेनेशन, आपको सभी के न्यूमेरिकल के आंसर विद एक्सप्लेन के बताया जाएगा। देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल है, वो कुछ इस प्रकार से दिया है जो मैंने बताया था कि इसका आंसर 8 दिन आएगा। तो चलिए समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर जो सूत्र दिया है, ये सूत्र लगाया हमने n/n0 = 25/100। मतलब मान रखने के बाद हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। n का मान निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, अर्ध आयु निकालनी है। तो वहाँ पर जो टोटल दिन दिए हैं वो कितने दिए हैं, 16 दिए हैं, 16 दिन। ठीक है, और 2 n का मान आ गया तो n से भाग कर रही है तो कितना आएगा, 8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसका भी पूरा सॉल्यूशन दिया है। और इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन दिया है। चौथे के बाद में हम बात करते हैं आगे, पांचवा क्वेश्चन भी दिया है और फिर छठा क्वेश्चन है। छठे के बाद में 10वां न्यूमेरिकल है, कुछ इस प्रकार से दिया है। 10वें के बाद में 12वां क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार समझाया गया है कि अप्ता लेंस की फोकस दूरी, मैंने बताया था आपको कि f का मान दिया है 0.25 मीटर। अप्ता लेंस की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक में लेते हैं। ठीक है, पता ही होगा आपको कि अप्ता लेंस की फोकस दूरी को माइनस में लिखते हैं, तो f का मान कितना आएगा, माइनस का 0.25 मीटर। शक्ति का मान निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा 1/f। ये 1/f कहाँ आता है, 1/f कहाँ आता है, मीटर के लिए आता है। किसके लिए आता है, मीटर के लिए। अगर हमें f का मान सेंटीमीटर में दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, 100/f। क्या लगाएंगे, 100/f। ठीक है, 100/f कब लगाएंगे, सेंटीमीटर के लिए। किसके लिए, सेंटीमीटर के लिए। और मीटर के लिए क्या क्या लगाएंगे, 1/f। क्या लगाएंगे, 1/f। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान निकाला है, सही आंसर आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन को। पूरा समझाया गया कि 30 हर्ट्ज किस प्रकार से आया है, इसका आंसर बताया गया है। 14वां क्वेश्चन भी बताया गया है किस प्रकार से आंसर आया है। इसी प्रकार से 15वां क्वेश्चन बताया गया है। ठीक इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ 18वें क्वेश्चन की, किस प्रकार से बताया गया है, पूरा आंसर है। और 19वां क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, W = F/S फार्मूला लगाया है। आगे 20वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन और 24वां क्वेश्चन भी पूरा समझाया गया है कि देखो a का मान दिया है 60 अंश, डेल m का मान 38 दिया है, यहाँ से n का मान निकाला है। यानी यहाँ पर इन्होंने अपवर्तनांक को क्या लिखा है, म्यू लिखा है। ये क्या है, अपवर्तनांक है। क्या है, अपवर्तनांक। हमें अपवर्तनांक का मान निकालना था ना, क्वेश्चन में बताया था। तो इन्होंने अपवर्तनांक को म्यू से शो किया है, तो हमें म्यू का मान निकाला है, 1.48 आ चुका है, सही आंसर है। आगे 26वां क्वेश्चन दिया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम इलेक्ट्रिक मोटर में धारा चुंबकीय क्षेत्र एवं बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। वहाँ पर प्रतिरोध का कोई बात नहीं होती, तो प्रतिरोध इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। 28वां क्वेश्चन दे दिया गया है, इसी प्रकार से 30वां क्वेश्चन भी दिया गया है। तो इस पर टोटल क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट थे आपको बताया है। बाकी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखें एक बार जाकर। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।